नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अजीत निराला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो है हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ये चैप्टर हमारा रहेगा छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण है जी। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 तथा बजट जो आता है वो 25-26 का रहता है। तो इसका जो एक रिवीजन क्लास लेंगे। इसमें मैं सभी जितना जो आपका जो आगामी पेपर में होंगे, अभी अभी मान के चलिए आपका अमीन पटवारी का पेपर है। इसके बाद जो है हॉस्टल अधीक्षक का है, मतलब जो है सीजीपीएससी अधीक्षक का पोस्ट है 55 पोस्ट। और आपका सामने में सीजीपीएससी प्री है जी। तो ये खास तो सीजीपीएससी प्री है ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जो मेरे साथी जो है, जो मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए एकदम जो है इम्पोर्टेंट क्लास होगी। इसमें हम जो है पीएससी तथा व्यापम कैसे प्रश्न पूछता है, उस हिसाब से हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं आपको जो है थोड़ा जोर देके बताऊंगा कि ये प्रश्न आया हुआ है, ये आप ऐसे पढ़िए करके, ठीक है जी। तो आप उसको याद रखिएगा और जो है थोड़ा सा इस टाइप से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी, ठीक है साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा और तथा अपने दोस्तों के साथ जो है बिल्कुल इसको शेयर कीजिएगा। इसके पूर्व जो है मैंने योजनाएं की क्लास ली है, योजना को जो है मैंने रिवीजन के मोड पे बताया है तथा चर्चित स्थल को भी मैंने बताया है। आप जाकर जो है प्ले लिस्ट में देख सकते हैं साथियों। चलिए बिना विलम्ब किए हम जो है इसको शुरुआत करते हैं और इसको देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा, उससे पहले साथियों 2 सेकंड मैं लूँगा आपका। अभी जो है दीपावली का पर्व चल रहा है, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें तथा अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। तो आपको पटाखे की आवाज़ सुनाई देगी, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, लेकिन आप इसको थोड़ा समझने में जो कॉन्सेंट्रेट लगाइएगा। चलिए चालू करते हैं। तो ये हमारा जो है इकोनॉमी सर्वे का है, पहला लेसन रहेगा। ये जो है ई पाठशाला का बुक है जी, मैं आपको बता दूं, है ना। ये ई पाठशाला का बुक है, उसी को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसका प्रिंट आउट जो है, मतलब इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और ये ई पाठशाला का बुक है, जिनमें जो है बहुत सारे बच्चों के पास रहता है, और जिनके पास नहीं रहता है, कोई इकोनॉमी सर्वे को ही निकाल के पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बुक मेरे को अच्छी लगी है, इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ, इसी को मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते जाइए। अभी जैसे इसमें पूछेगा अर्थव्यवस्था विकास दर 24-25 में जो है स्थिर को, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, स्थिर कीमत तथा प्रचलित कीमत। तो जब भी आपको पूछा जाएगा स्थिर कीमतों पर पूछा जाएगा, ठीक है जी। जो भी डेटा आपसे पूछा जाएगा स्थिर कीमतों पर पूछा जाएगा। तो अभी पूछ रहा है भारत का जो है स्थिर कीमतों पर जो है विकास दर क्या है करके, याद रखिएगा भारत का अभी जो है 6.4 है। कितना है साथियों? 6.4 है। और छत्तीसगढ़ का देखिएगा तो 7.51 है। लगभग इसको आप जो है लगभग करके याद रखिएगा, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। आप एग्जैक्ट डेटा याद करने का प्रयास करेंगे तो आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। तो भारत का पूछेगा तो लगभग 6.5 ऐसे बोलिएगा, 6.5 लगभग जो भारत का है, और छत्तीसगढ़ का कितना है तो 7.5 है ना जी। इस तरह से थोड़ा सा उसको प्रयास कीजिएगा कि एक बैलेंस बना के पढ़ें तो याद हो जाएंगे। पहले चरण में आप इसको ऐसे याद कीजिए, सेकंड चरण में हम उसको एग्जैक्ट डेटा को याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे 6.4 है ऐसे करके, 6.4 है करके, ठीक है जी। और इसमें 7.51 है करके। तो एकदम एग्जैक्ट डेटा को आप याद करने के चक्कर में क्या करते हैं, वो चीज़ें आपको भूल जाते हैं और वो चीज़ें आपसे याद नहीं रहती है। तो हम पहले यही प्रयास करेंगे कि आपको ये चीज़ें जो है एक बार मोटा मोटी दिमाग में फिगर आउट रहे, ताकि आप जब भी पेपर में बैठे तो लगभग 6.5 7.5 ऐसा था, ऐसा करके मैं सुना हूँ जैसे लगेगा, फिर वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, आंसर आपका बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो मैंने बताया कि भारत का जो है लगभग 6.5 के पास आसपास क्या है, 6.5 के पास जो है विकास दर है स्थिर कीमतों पर। और छत्तीसगढ़ का कितना पूछेगा तो 7.5, तो 6.5 7.5 पहला में यही याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का परिचय यहाँ पे बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जो जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो बहुत सारे कूट में जो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो रैंडम आ जाते हैं, ठीक है जी, मिक्स जीएस जैसे। तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आती है, इसलिए आप इसको देखते चलिए। आप सभी जान रहे हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 135 से 91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। इसको जो है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का हम अगर विस्तार में देखें तो ये 4.1% जो है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये हिस्सा है। तो ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4.1% देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ना, जनसंख्या का नहीं जी, क्योंकि जनसंख्या का भी सेम टू सेम ऐसे ही आता था, फंस जाएंगे वहाँ पे। तो इस तरह से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना पूछेगा तो 4.1% है। आगे देखिए, कुल जनसंख्या आप जान रहे हैं 2,55,00,000, ये 2011 के हिसाब से है। अभी इसका जो है डेटा चेंज हो चुका है, और 2025 के हिसाब से लगभग जो है यहाँ पे बता भी दिया है, 1 मार्च 2025 की स्थिति में 3,08,00,000 जनसंख्या छत्तीसगढ़ में निवास करती है दोस्तों। 3,08,00,000 एक राउंड फिगर याद रखेंगे, लगभग जो है 3 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। तो 3,08,00,000 लगभग ये
जनसंख्या याद रखिएगा 1 मार्च 2025 की स्थिति में। और 2011 का जनगणना पूछेगा तो सीधा सीधा सही है जी, हाँ ना, 2,55,45,198। इसको आप तो रट चुके होंगे, अभी तक याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए आपका वन क्षेत्रफल जो है 59,820, है ना, 59,820.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो इसको मोटा मोटा याद रखिएगा 59,820 को, बस 59,820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमारा वन क्षेत्रफल है। और वन आवरण में कौन सा स्थान है पूछेगा तो याद रखिएगा वन आवरण में जो हमारा चौथा स्थान है। ठीक है साथियों, इसको हम वन वाला टॉपिक में और डिटेल से क्लियर करेंगे, आप उसको परेशान मत होइए। तो वन आवरण में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। कृषि कार्य में जो संलिप्त देखेंगे तो 70% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य में इन्वॉल्व है, कृषि कार्य में संलिप्त है। नेक्स्ट देखिए इसमें अगला चीज़ है छत्तीसगढ़ जो है राज्य जो है कृषि प्रधान राज्य आता है, इसे छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा बोलते हैं। 40.10 लाख कृषक परिवार जो है क्या है कि छत्तीसगढ़ के जो है कृषक परिवार हैं। 40.10 लाख जो कृषक परिवारों की संख्या, ये सीधा सीधा पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा 40.10 लाख जो कृषक परिवार हैं। इसमें लघु एवं सीमांत कृषक कितना है पूछेगा तो 80% है जी, याद रखिएगा 80% जो है लघु एवं सीमांत कृषक है। ये हमेशा चेंज होते रहता है, इसलिए इसका डेटा जो है एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा। 40.80 लाख कृषक परिवार हैं तथा 80% लघु एवं सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं। कैसे याद कीजिएगा, मोटा मोटी ये 40.10 लाख कृषक परिवार है तो जस्ट डबल कर दीजिए तो 80% हो गया जी, है ना। तो 40 और 80%, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। आपको मैंने बार बार बोल रहा हूँ, चीज़ें आपको बस थोड़ा मोड़ा भी अगर याद रहा, आप पेपर में बैठे हैं तो आप उसको कर लेंगे। आप एकदम एग्जैक्ट रटने का प्रयास मत कीजिए, आप भूल जाएंगे जी। चलिए आगे देखते हैं। इसको बार बार पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा जो है SR रिपोर्ट है, SRS बोलते हैं रिपोर्ट, है ना, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बोलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमारा फेवरेट है, मातृ मृत्यु दर और एक होता है शिशु मृत्यु दर। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा। मातृ मृत्यु दर किसको बोलते हैं, तो मातृ मृत्यु दर वो होता है जब एक महिला जो है, एक माँ जो है जब बच्चे को जन्म देती रहती है तो उस समय जो है मृत माताओं की संख्या कितनी है, ठीक है जी। तो वो प्रति लाख में हम काउंट करते हैं, तो ये याद रखिएगा 1 लाख जो है जीवित जन्म पर जो है मृत माताओं की संख्या, इसको याद रखिएगा। तो ये अभी कितना है पूछेगा, भारत में तो 97 है, ये याद रखिएगा 97 है। और हमारे छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो 137 है, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ को ज़्यादा फोकस करके याद रखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ को ज़्यादा पूछता है, इसलिए पहले छत्तीसगढ़ को पढ़िएगा, उसके बाद जो आप पीडीएफ को देखिएगा। तो मातृ मृत्यु दर जो पूछेगा कितना है छत्तीसगढ़ में, तो याद रखिएगा 137 प्रति लाख, 137 प्रति लाख, याद रखिएगा। मातृ मृत्यु दर जो प्रति लाख में काउंट होता है और शिशु मृत्यु दर जो है प्रति हज़ार में काउंट होता है, बिल्कुल इस चीज़ को याद रखेंगे। इसी में जो आपको अगर वो ऑप्शन में दे दिया कि मान के लिए शिशु मृत्यु दर जो है 38 प्रति लाख दे दिया तो वो गलत हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर जो है हमेशा जो है हज़ार में काउंट होता है, मातृ मृत्यु दर जो है 137 प्रति लाख है, ये लाख में काउंट होता है, ठीक है। डिफिनेशन वगैरह आप सभी जानते हैं, बस चीज़ों को मैं आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मातृ मृत्यु दर कितना पूछेगा तो 137 है, और यहाँ पे शिशु मृत्यु दर पूछेगा तो 38 है, जस्ट एक ज़्यादा है, यहाँ पे याद रखिएगा 38 है, ये नॉर्मल 38 है, ये 137 है, ठीक है जी। ये पहले डेटा याद हो गया। इसमें आप 40 कम कीजिएगा तो लगभग ये 97 आएगा, तो ये भारत का है 97 प्रति लाख, ठीक है जी। अब इसमें 38 है तो इसमें -10 कीजिएगा तो लगभग 28 आएगा, तो ये 28 किसका है, भारत का है, 28 प्रति हज़ार। एक बार फिर से देखिए मातृ मृत्यु दर कितना है पूछेगा भारत छत्तीसगढ़ का, तो याद रखिएगा 137 प्रति लाख। भारत का पूछेगा तो 40 कम कर दीजिएगा तो लगभग ये 97 जो प्रति लाख हो गया। नेक्स्ट इसमें जो है शिशु मृत्यु दर पूछेगा तो अभी ये याद के लिए जस्ट 137 है तो एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 138 प्रति हज़ार। इसमें 10 कम कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 28 प्रति हज़ार, ठीक है दोस्तों। आपको ये चीज़ें याद हो गई होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SDG का जो लक्ष्य रखे हम लोग। एक तो क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि सतत विकास जो लक्ष्य है SDG जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, सतत विकास लक्ष्य है, इसका टारगेट 2030 तक है दोस्तों। इसमें कितने विकास को शामिल किया गया है तो याद रखिएगा 17 विकास लक्ष्यों को हमने इसमें टारगेट के रूप में रखा गया है। तो ये इसको इंपॉर्टेंट है, 17 है, ये याद रखिएगा 17 जो विकास लक्ष्यों को इसमें जो है शामिल किया गया है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें जो है सबसे पहले बात ये बोला गया है कि मातृ मृत्यु दर को जो है हमको 2030 तक कितना लाना है जी, 100 से कम लाना है, 100 से कम लाना है। अभी कितना है हमारे पास 137 जो है प्रति लाख जो है ये मातृ मृत्यु दर है, इसको जो 100 से कम लाने का हम लोग ने छत्तीसगढ़ सरकार ने टारगेट रखा है। दूसरा देखेंगे आप शिशु मृत्यु दर, इसको जो है अभी कितना है तो 38 प्रति हज़ार है, इसको जो है 2030 तक कितना लाना है 15 से कम लाने का टारगेट इसमें भी रखा गया है, ठीक है साथियों। तो ये था, मैंने बता दिया आपको शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर। आगे देखिए अगला है हमारा गर्भवती माताओं को जो प्रसव वर्ष 2019 से 21 का रिपोर्ट आया था जिसको बोलते हैं NFHS रिपोर्ट 2019
ये NHFH रिपोर्ट, ये 5 का रिपोर्ट है, 2005 वाला नहीं है। ये NFHS ये अभी का 19 से 21 का रिपोर्ट है, इसको 5 रिपोर्ट है। पहले, इससे पहले जो पूर्व रिपोर्ट आया था 4 था। वो NFHS रिपोर्ट जो था वो चौथा था। ये 15 से 16 के बीच में आया था, अभी आया है ये 19 से 21 के बीच में आया है। ठीक है साथियों, इसमें क्या था कि शासकीय अस्पतालों में जो है, जो पहले मतलब शासकीय अस्पतालों में जो गर्भवती माताएं थी वो क्या करती थी, प्रसव करवाती थी। तो वो कितना परसेंटेज पूछ रहा है तो याद रखिएगा, ये जो है 70% है। ठीक है जी, शासकीय अस्पताल में जो कितनी जो है गर्भवती माताएं जो क्या करवाती हैं, प्रसव करवाती हैं, तो ये 70% है। और संस्थागत पूछेगा जिसमें जो शासकीय प्लस निजी मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, ये कितना है तो 85.7% है। तो ये लगभग 70 और ये लगभग जो है 85। तो ऐसी एक बार बस राउंड फिगर में याद रखिए 70 और 85। ठीक है जी, 15 बस ज़्यादा है, गवर्नमेंट में कितना है तो 70% है, बस इतना याद रखिएगा। इससे ये एक चीज़ और यहाँ पे लिखा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार जो अस्पतालों में प्रसव कराने की जो है प्रतिशत में क्या हुई है, ग्रोथ हुआ है। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे 2000 मतलब जो है 15-16 का जो रिपोर्ट था NFHS रिपोर्ट 4, इसमें क्या था, शासकीय अस्पतालों में 55.9 था और संस्थागत में कितना था 70 था। इसलिए ये क्या हो रहा है, लगातार इसमें बढ़ रहा है। अब महिलाएं क्या हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं तथा घर में प्रसव ना करवा के क्या कर रही हैं, वो अस्पताल का सहारा ले रही हैं। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं भी रहती हैं। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। फिर हमारा है अगला, देखिए साथियों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में जो क्षेत्र और प्रतिशत वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर, आपको स्थिर कीमतों पर ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें देखिए इसका तीनों क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साथियों, कृषि, उद्योग और सेवा। ठीक है जी, इसको मैं बताता हूँ आपको, इसको एक बार आप देखिए, कृषि, उद्योग और सेवा। अभी 24-25 में कितना वृद्धि है पूछेगा, कृषि का तो याद रखिएगा 5.38%, 5.38%, ये कृषि का है। उद्योग का पूछेगा तो 6.92%, 6.92%। सेवा का पूछेगा तो याद रखिएगा 8.54%, 8.54%। लेकिन आप ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे, मैं सीधा सा बोल रहा हूँ, आप ऐसा भूल जाएंगे। आप पहले क्या याद कीजिए, कृषि, सबसे पहले कृषि आता है, फिर उद्योग आता है, फिर क्या आता है, सेवा आता है। ऐसा एक नॉर्मल जैसे आप पढ़ते होंगे, तो मैं बता रहा हूँ कृषि, उद्योग और सेवा बोलते हैं। ठीक है जी, ये प्राथमिक क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र, ये तृतीय क्षेत्र, इस हिसाब से। तो कृषि का 5 है, ऐसा बस करके याद रखिए, कृषि का 5, उद्योग का 6 और सेवा का 8। पहले आप पहले नंबर को तो याद रखिए, उसके बाद आपको पॉइंट याद हो जाएगा। पहले आप ये प्रयास कीजिए कि आपको पहला पॉइंट याद हो जाए, है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके पॉइंट को अंदर में जाएंगे। तो कृषि का 5, उद्योग का 6 और सेवा का 8, तो 5, 6, 8 कितना जी, 5, 6, 8। ये पॉइंट पहले याद रखिए आप, 5, 6, 8। कृषि का कितना 5, उद्योग का कितना 6 और सेवक कितना 8। ये जब याद हो जाएंगे आपको, तब आपको आगे का पॉइंट सोचना है। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखिए। तो अब देखिए इसमें कृषि का पूछेगा तो 5.38% है, 5.38 ऐसे भी बोल देना, 3.8 बोलते हैं, जेन्युइन लास्ट अगर डिजिट को सिंगल सिंगल बोलते हैं। तो 5 पॉइंट जो है 38 है, 5.38 और उसके बाद 6.92 नॉर्मल से ऐसी भी याद रखिए। उसमें आप, मैं पता है कि 6.92 बोलते हैं अलग अलग, लेकिन आप सीधा सीधा बोलिए ताकि आपको चीज़ें याद रहे। और उसके बाद जो है 854, 5.38, 6.92, 854, 2-3 बार ऐसे बोलिएगा तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। 5.38, 6.92, 854, ये अभी अनुमानित वृद्धि दर है, ये 24-25 का। लेकिन विगत 13 वर्षों का औसत वृद्धि दर निकालेंगे जब 2012-13 से लेकर जो 24-25 तक, तब याद रखिएगा। कृषि का कितना है पूछेगा तो 5, फिर उसमें सिंगल डिजिट को पहले याद करेंगे। उद्योग का पूछेगा तो फिर 5 और सेवा का पूछेगा तो 6% है। ठीक है जी, तो एक बार जो औसत को पूछेगा तो 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5 और 6। ठीक है जी, इसमें आप देख पा रहे हैं, पहले में हम जैसे याद किए थे, अभी अनुमानित वृद्धि दर में 5.38 है, तो जस्ट एक बढ़ा दीजिएगा तो 5.39 हो जाएगा। ठीक है जी, 5.38 और 5.39, ये 13 वर्षों का जो वृद्धि दर का औसत वृद्धि दर है। तो ये 5.38 कितना है, ये अभी का वर्तमान का 24-25 का वृद्धि दर है, 5.38, 5.39, ये हो गया आपका क्लियर। इसमें देखिए 6.92 है, 6.92 और ये 5.97, लगभग ये 7 जाने के कगार पे है, 7 के आसपास है, ये लगभग जो 6 जाने के कगार पे है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। इसका है 5.97, 92, 97, 92, 97, तो इसका 6 था, 6.92 और 5.97। नेक्स्ट देखिए आपका सेवा का 8.54 है, 8.54 है और ये लगभग कितना है 6%, ये तो नॉर्मल 6% है। अब देखिए आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, पहला मैंने बोला था 5, 6, 8, 5, 6, 8, ये हो गया। इसमें 5, 5, 6, ये नॉर्मल अगर आपको कहीं मिलान में दिया तो मिला दीजिएगा, तो ये मिल जाएगा। ठीक है साथियों, अगर इसको एकदम एग्जैक्ट डेटा दिया तो उस समय में 5.38, 5.39, लेकिन ये आपका औसत है 6.92, 6.97। ठीक है जी, ये आपका औसत है, ये इस वर्ष का है। उसके बाद जो 8.54 और ये 6%। ठीक है साथियों,
अगले बार जो हम क्या करेंगे, आप जो है इसके कब जो है किस वर्ष सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रहा उसको देखने का प्रयास करिए पिछले 5 सालों में, और किस वर्ष जो है सबसे कम रहा। तो इतना आप याद करिएगा तो फंस जाइएगा, बेकार के आपको याद नहीं होगा, जो भी चीज़ याद हो रहा है उसको भी आप भूल जाइएगा। तो मैं इसको बिल्कुल नहीं बताऊँगा अभी आपको, दोबारा जब जो इसको पढ़िएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। पहले में आप इसको याद करिए, क्योंकि CGPSC तथा CG व्यापम जो है यही पूछा है जी, यही तीनों पूछा है और बार बार पूछा है, लगातार लास्ट 2 PSC प्री में जो है यही क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको यही चीज़ें बस याद हो जाए, आप पेपर निकाल लोगे जी। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट हमारा दिया है सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, गला खराब है मेरा। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ का सकल जो है राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव बताया गया है इसमें 2011-12 के हिसाब से। GSDP में तो वही चीज़ मैं सामने बता चुका हूँ आपको, 7.5% हमारा जो है GSDP में अभी योगदान है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। 7 हम लोग अभी सामने में देखे थे, और भारत का कितना था, 6.4% था। तो ये एक पार्ट हो गया दोस्तों, इतना आपका कंप्लीट है। इसमें एक चैप्टर मैं और लूँगा, इसको अभी बताऊँगा मैं आपको, राजकीय आय को, इसमें भी कुछ डेटा है, उसको मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ कंप्लीट करें। छोटा छोटा वीडियो लाऊंगा तो आप जो है क्या करेंगे, उसको देखेंगे परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा 2-2 चैप्टर अगर हम कंप्लीट करते जाएँ तो निश्चित रूप से जो 15 से 17 क्लास में, 15-17 नहीं जाएगा, 10-8-10 क्लास में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं बिना विलंब किए। ये हमारा जो राजकीय आय का दूसरा चैप्टर रहेगा साथियों। अभी देखिए, मैंने आपको बता रहा था कि GSDP में अभी पूछेगा स्थिर भाव पर हमको ही पढ़ना, प्रचलित भाव को नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बार देख लेना है। अभी मैं बताया था 7.51%, मैंने 7.5% क्या है GSDP में हमारा जो स्थिर कीमत पर हमारा जो है विकास दर है। ठीक है साथियों, तो इसको याद रखिएगा, 7.51। इसके आकार को, इसको 3,29,75,231 इतना याद रखते मत रहिएगा, भूल जाइएगा, मैं बता रहा हूँ, इतना जो आप नहीं याद रख सकते ये इसको आप आराम से भूल जाएंगे, है ना। तो इसलिए इसको बस याद रखिए, 7.51% है, वो परसेंटेज में देगा, और लगभग जो है ज़्यादा ही आपको याद रखना है तो बोल दीजिए कम से कम जो है 3,29,00,000 के आसपास है, 3,29,00,000 के लगभग आसपास में है, ये बस उसका आकार को जो है आप ऐसा बोलिएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखिए, प्रचलित कीमत पर देखेंगे तो लगभग ये 5,67,00,000 के आसपास है, 5,67,00,000 के आसपास है। और तथा इसमें वृद्धि दर देखिएगा तो ये कितना है, अभी वर्तमान में प्रचलित कीमत पर 10.87% है। तो ये 7.5 और ये लगभग जो है लगभग 11 पहुंचने वाला है, लेकिन 10 से ऊपर है, तो 10.5 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद हो जाएगा। 7.5, 10.5, 10.5, 7.5, 10.5, 7.5, 10.5। ठीक है साथियों, लेकिन आप इसको याद रखिए जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद रखिए, इसको आप सेकेंडरी में याद करेंगे, पहले बार में याद नहीं करेंगे उसको। तो लगभग 7.5% हमारा जो है GSDP का भी वृद्धि दर चल रहा है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर जो है किसी राष्ट्र का इकोनॉमिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को आपको मापना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, GDP मापक जरूरी है साथियों। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को अगर आपको मापक, सबसे उपयुक्त मापक क्या है, तो वो GDP है। इससे जो किसी राष्ट्र की हमको एक आर्थिक स्थिति हमसे यहाँ से पता चल जाता है। नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। अभी 24-25 में कितना है याद रखिएगा, तो 1,62,870, ये क्वेश्चन पूछ चुका है जी, एकदम सीधा सीधा आ चुका है व्यापम के पेपर में। अभी प्रीवियस ईयर के 1-2 पेपर उठाएंगे तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ चुका है, 1,62,870, 1,62,870। आपको क्या किया था पेपर में, वो जो है डेटा को चेंज कर दिया था, 1,62 की जगह 1,52, 1,42 ऐसा दे दिया था। तो 1,62,870 इतना याद रखिए। अब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितना हुआ है, तो लगभग 9.5% ऐसे याद रखेंगे, लगभग 9.5%, लेकिन 937 है, लगभग 9.5% ऐसा करके याद रखिएगा। तो 1,62,870 कितना वृद्धि हुआ है, तो 9.37%, 9.37%। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला है। इसमें किसी राष्ट्र की जो है आर्थिक जो है समृद्धि को अगर मापना है आपको, तो उसके लिए क्या जरूरी है, पर कैपिटा इनकम से हम इसको क्या कर सकते हैं, मापते हैं। आर्थिक समृद्धि है ना दोस्तों, आर्थिक समृद्धि या वृद्धि बोलते हैं, ये पर कैपिटा इनकम से। और आर्थिक स्थिति पूछेगा तो GDP से मापते हैं जी, एकदम सीधा सा है, दोनों क्वेश्चन को पूछ चुका है। इसको आप मेंस में अलग से बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। चलिए आगे देखिए, इसको फिर क्या किया है, एक जगह जो है समराइज कर दिया गया है, वही चीज़ें हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। स्थिर भाव पर है, एक प्रचलित भाव पर है। अभी जब देख पा रहे हैं GSDP को, मैंने आपको बता चुका है सामने में ही कि अभी कृषि उद्योग और सेवा, कृषि उद्योग और सेवा और GSDP में देखेंगे तो अब लगभग जो है 7.5% है ओवरऑल, ये हम बता चुका हूँ अभी का 7.5%। और कृषि उद्योग और सेवा का तो 568, 568 ये हमने शुरू में याद किया था, 538, 692, 854। उसके बाद इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों, इसको पूछता है थोड़ा सा, किस क्षेत्र में सर्वाधिक जो है वृद्धि है और किस क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि दर है।
ठीक है जी। तो यहाँ याद रखिए कृषि तथा पशुपालन के क्षेत्र में देखेंगे, कृषि तथा जो संबंध सेवा के क्षेत्र में, तो पशुपालन जो है सर्वाधिक यहाँ इस क्षेत्र में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। पशुपालन के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है आपको, वो आप बाद में याद करते रहना। पहले पशुपालन तो आपको याद हो जाए जी, पहले पशुपालन याद हो जाए, उसके बाद फिर आप सोचिएगा आगे को। तो मैं वही बोल रहा हूँ, पहले इसमें सर्वाधिक वृद्धि किसका पूछेगा, तो पहले पशुपालन का है, और सेकंड अगर पूछेगा तो वन उद्योग का। ठीक है जी, ये न्यूनतम है। पशुपालन सबसे ज़्यादा, वन उद्योग सबसे कम। कैसे याद रखिएगा, पशु क्या करता है, वन को खाता है। ठीक है, तो पशु जो है सबसे ज़्यादा है, वन क्या है, कम है, बस। उद्योग में देखिएगा तो ये 92% है। उसके बाद जो इसमें देखेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक जो विकास किसका हुआ है, तो विद्युत गैस जलापूर्ति का, विद्युत गैस जलापूर्ति। ठीक है जी, विद्युत गैस जलापूर्ति सर्वाधिक इसका ये क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। 9.52% के हिसाब से हुआ है। 9.52% इसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। और विनिर्माण का जो है सबसे कम क्या हुआ है, क्षेत्र में वृद्धि दर हुआ है। ठीक है साथियों, विनिर्माण का सबसे न्यूनतम जो है क्षेत्रवार वृद्धि, स्थिर भाव में वृद्धि दर हुआ है। ये हो गया। तो विद्युत गैस जलापूर्ति, और दूसरा क्या है, विनिर्माण में सबसे कम। सेवा में देखेंगे तो होटल जो है, व्यापार तथा जलपान गृह, व्यापार होटल तथा जलपान गृह में सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि दर हुआ है। और रेलवे में क्या हुआ है, सबसे कम जो है न्यूनतम वृद्धि दर हुआ है। तो रेलवे का कम, होटल व्यापार जलपान गृह का सबसे ज़्यादा। पहले मैं बोला पशु, पशु क्या करता है, वन को खाता है, तो पशु और वन। विद्युत गैस जलापूर्ति, इसको हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसलिए विद्युत गैस जलापूर्ति निर्माण, विनिर्माण। ठीक है जी। तीसरा जो है व्यापार होटल जलपान गृह, तो रेलवे वाले क्या करते हैं, व्यापार होटल जलपान गृह में जाकर रहते हैं जी, ऐसे करके याद रखिएगा। तो व्यापार होटल जलपान गृह ये सबसे ज़्यादा है, रेलवे वहाँ के कर्मचारी लोग रहते हैं, बस ऐसा करके आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑल ओवर देखें, टोटल हम देखें तो जीएसडीपी में देखें तो इसमें 7.5% है, 7.91%। इसमें होटल व्यापार जलपान गृह का 14.06% की स्थिति में सर्वाधिक क्षेत्र में वृद्धि दर हुआ है, तथा रेलवे का जो -7.38% के साथ जो है न्यूनतम है। ये दोनों डेटा तो बिल्कुल आपको यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है। एक दो बार आप इसको खाते पीते बिल्कुल सुनिए वीडियो को, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ आपको, आप इसको चला के सुनिए। आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वीडियो चालू कर दीजिए, सुनते रहिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। जब तक आप किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो आपको वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी नहीं, और आप गलत मार के आएंगे जी। आप बोलेंगे नहीं मैं वीडियो नहीं देखूंगा, ना मैं किताब खोल के पढ़ूंगा और मेरे से क्वेश्चन बन जाए, तो ये असंभव है। उसको ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता फेल होने के लिए। ठीक है जी, तो मैं वही चीज़ बता रहा था आपसे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो है हमारा है नेक्स्ट, इसमें देखिए जीएसडीपी में जो है क्षेत्रवार अग्रिम जो है अनुमानित जो है हमारा जो है क्या है, प्रतिशत भागीदारी है। ठीक है साथियों, इसको देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लगातार जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आप इसमें देखेंगे तो स्थिर भाव का इसमें बताया गया, इसी डेटा को हमको याद करना है, स्थिर भाव का। इसमें सबसे पहले पूछेगा तो याद रखिए कृषि का कितना है, तो 16.80% है। 16.80% ये क्या है, भागीदारी परसेंट है, भागीदारी है, याद रखिएगा। 16.80 है, लेकिन इसको 16 याद रखिए आप, बस 16 याद रखिए पहले तो। उसके बाद जो है कृषि के बाद उद्योग का देखिएगा, तो ये आपका जो है 47.90% है, 47.90% है। और सेवा का कितना है, 35.30% है। सेवा का कितना है, 35.30% है। तो इस तरह से ये तीनों क्षेत्र है, कृषि, उद्योग और सेवा, 16, 47 और 35। इसको आप थोड़ा सा देखिए, उद्योग का सबसे ज़्यादा है। एक क्वेश्चन तो आपको पूछेगा कि प्रचलित भागीदारी में जो सबसे ज़्यादा वृद्धि, मतलब स्थिर भाव पर जो है भागीदारी किसका है, प्रतिशत भागीदारी किसका है, तो किसका है, उद्योग का। और सबसे कम किसका पूछेगा, तो कृषि का। ये दोनों इसका जो क्रम है, उद्योग का और सबसे कम किसका है, तो पूछेगा तो कृषि का। इसका सीक्वेंस पूछता है साथियों, याद रखिएगा। पहला जो है उद्योग का है, उसके बाद जो है ये सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर आपका किसका है, सेवा का है, उसके बाद फिर किसका है, कृषि का है। ये आपको क्या बोलेगा, बड़ा से छोटा में जमाइए या फिर छोटा से बड़ा में जमाइए, है ना। मतलब जो है प्रतिशत भागीदारी को जो है अधिक से कम या फिर न्यूनतम से अधिक। न्यूनतम से अधिक बोलेगा तो कृषि, फिर उद्योग, फिर सेवा। अधिक से कम बोलेगा तो उद्योग, सेवा और कृषि। इस तरह से इसको क्वेश्चन देता है दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल याद रखिए। डेटा कैसे याद होंगी, कृषि का जो है 16.80% के साथ है लगभग, तो लगभग इसको 16 याद रखिए। और 16 होता है, तो लगभग इससे थोड़ा सा ज़्यादा है सेवा का, ऐसे करके याद रखिए। तो 16 तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 3% ज़्यादा है। तो इसलिए 16 के लगभग 35 के पास है ये। और इसके बाद इन दोनों को जोड़िएगा तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, तो लगभग ये 47.90 है, मतलब ये 48 के आसपास है। ठीक है जी, तो 16 कम 16, 16 16 तिया 48, तो लगभग ये 48 के आसपास है ये एग्जैक्ट। और ये थोड़ा सा 32 से थोड़ा सा ऊपर है। ऐसे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी।
मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, आपको याद कराना जो है मैन है। आप एकदम फैक्चुअल रटते जाएंगे 16 80 35 30 47 90 तो आप भूल जाएंगे जी। ठीक है, इसलिए 16 80 और 16 दूनी 32 थोड़ा सा ज़्यादा है, और 16 तिया 48 उद्योग का सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए 16 80। उसके बाद फिर बोलिए, फिर आपका जो है 35 30 सेवा का, और उद्योग का 47 90। इसके बाद इसमें देखेंगे तो कृषि में सबसे ज़्यादा भागीदारी किसका है, तो फसल का है 9.67% के साथ, सर्वाधिक जो है फसल की भागीदारी है। उसके बाद उद्योग में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भागीदारी जो है विनिर्माण का है 18.13% के साथ जो है। फिर आप सेवा में देखेंगे तो सर्वाधिक जो है इसमें भागीदारी देखेंगे अस्थावर संपदा का है 8.02% के साथ। चलिए अगला देखिए, प्रचलित जो है भाव पर देखेंगे, प्रचलित भाव पर देखेंगे अभी। तो इसको फिर जो है अभी एक क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रचलित भाव का। व्यापम ने एक क्वेश्चन पूछ दिया था गलती से, स्थिर भाव ना लिख के प्रचलित भाव लिख दिया था, तो वहाँ पे फंस गए थे। इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो ये कृषि का 20 है, और उसके बाद जो है ये 36-45 किसका है, सेवा का है। उद्योग का सबसे फिर ज़्यादा है यहाँ पे 43.48 है। फिर वही क्रम रहेगा इसका, सबसे ज़्यादा से बड़ा से एक छोटा पूछे तो उद्योग, फिर सेवा, फिर कृषि, और कम से ज़्यादा पूछे तो कृषि, सेवा, उद्योग। ठीक है जी, इसको क्रम से पूछ सकता है। तो फिर नेक्स्ट देखिए, इसका जो डेटा आपको याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला 20 है, ये लगभग 36 के आसपास है, वहाँ पे हम देखे थे 35 है ना, ये कितना था लास्ट, फिर वहाँ पे 48, तो वो 47 था, तो लगभग उसी के राउंड में है। ये 20 और ये 36 और ये जो है 43, 20 36 43, 20 36 43। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा, 16 35 47, 16 35 47, 16 80 35 30 और 47 90। ये बहुत ज़्यादा है। कृषि उद्योग सेवा ऐसे बोलेंगे तो याद रखिएगा ना, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। चलिए अगला देखिए, उसी क्षेत्र को फिर यहाँ पे लिख दिया गया है, उसी चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लेते हैं हम स्पीड में। ये आपका जो स्थिर भाव पे दिया गया है, ये प्रचलित भाव पे, आपको इसको बस याद रखना है स्थिर भाव को। ये आपका कृषि उद्योग और सेवा आपका जो है 16 80। उसके बाद जो उद्योग का जान रहे हैं आप 47 90 सबसे ज़्यादा है, 47 90, और ये 35 30 आपका सेवा का। फिर अगला देखिए, इसी में जो है, इसमें जैसे मैं बता चुका हूँ फसल का सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद दूसरा में इसमें न्यूनतम किसका है, पशुपालन का। तो फसल का सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार है, और क्षेत्रवार जो है न्यूनतम किसका है भागीदारी पूछेगा तो याद रखिएगा पशुपालन का। उद्योग में देखेंगे तो विनिर्माण जो है सबसे ज़्यादा, इसका क्षेत्रवार जो है सर्वाधिक % में इसका जो भागीदारी है, और विद्युत गैस जलापूर्ति का जो है क्या है, सबसे कम है। सेवा में देखेंगे तो अस्थावर संपदा जो है सबसे क्षेत्रवार वृद्धि दर में सर्वाधिक है, और न्यूनतम देखेंगे भागीदारी किसका है पूछेगा तो भंडारण का है। ठीक है जी, 0.08 के साथ। लास्ट है इसमें जो ओवरऑल देखेंगे जीएसडीपी में, तो विनिर्माण का जो है सबसे ज़्यादा भागीदारी है 18.13% के साथ, और भंडारण का जो है 0.08% के साथ जो सबसे न्यूनतम भागीदारी है। ठीक है जी, प्रतिशत भागीदारी। ये चीज़ों को आप पहले इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, कृषि सेवा उद्योग को। इसके बाद जो है फिर इसको याद कीजिएगा, फसल, पशुपालन, विनिर्माण, विद्युत गैस जलापूर्ति, स्थावर संपदा, भंडारण, विनिर्माण, भंडारण। आप इसको डेटा को याद रखिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। डेटा पूछता भी नहीं है ना, डेटा पूछता भी नहीं है, मैं सही से बता रहा हूँ। आपको सीधा पूछेगा कृषि एवं संबंध सेवा में जो क्षेत्रवार वृद्धि में सर्वाधिक वृद्धि किसका है, तो आप सीधा याद रखिएगा फसल का है। न्यूनतम किसका है तो पशुपालन का है। उद्योग पूछेगा तो विनिर्माण का है। न्यूनतम पूछेगा तो विद्युत गैस जलापूर्ति का है। सर्वाधिक पूछेगा इसमें सेवा में तो स्थावर संपदा का है। न्यूनतम पूछेगा तो भंडारण का है। और देखेंगे तो जीडीएसडीपी में तो आपका विनिर्माण का सबसे ज़्यादा है, भंडारण का सबसे कम है। ठीक है साथियों, एक छोटा सा और ये इसको देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्थिक विकास दर 24-25 का आपको मैंने बता चुका है, यही तीनों चीज़ चारों चीज़ यहाँ पे रिपीटेड है। ये छत्तीसगढ़ का है, ये भारत का है, यहाँ पे कंपेयर करके बताया गया है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे आप तो विकास दर कितना है 7.5%। इंडिया का मैं बता चुका हूँ 6.5, लगभग दोनों जो है 1% के कम है, 7.5 6.5 ऐसे ही बोलना है आपको। कृषि उद्योग और सेवा तो 5 6 8 हम याद करे थे, 5 6 8, 5 38 6 92 8 54। इसी को आप यहाँ पे भारत में देखेंगे तो भारत का यहाँ पे थोड़ा सा नया डेटा है, इसको याद रखना पड़ेगा। 3 6 7, 3 6 7। अभी क्या हुआ है दोस्तों कि हाल ही फिलहाल में जो पिछला बार जो सीजीपीएससी प्री हुआ उसमें इंडिया का पूछ दिया, और हम याद किए थे छत्तीसगढ़ का, फंस गए वहाँ जी। तो इसीलिए इसको याद रखिएगा, अभी इंडिया का पूछ रहा है तो इसलिए एक बार ऊपर ऊपर से याद रख लीजिए। 3 6 7, 3 6 7, 3 6 7। ठीक है, फिर जो है पर कैपिटा इनकम में देखेंगे प्रति व्यक्ति आय जो है प्रचलित भाव पर, हाँ ये याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय जब भी पूछा जाएगा आपको प्रचलित भाव पे पूछा जाएगा, स्थिर भाव पे नहीं पूछा जाता है जी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, प्रचलित भाव पे ही हमेशा पूछा जाता है, ये वर्तमान का डेटा रहता है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय कितना है पूछेगा तो याद रखिएगा 1,62,870, 1,62,870 मैंने बता चुका, 9.5% के लगभग वृद्धि दर से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 9.37 है, 9.37 के वृद्धि दर से ये बढ़ रहा है। अब भारत का जब देखेंगे तो इसका है 2,00,000
162 2,62,000 है। ठीक है जी, 2,62,000 है। तो यही 162 को आप छत्तीसगढ़ में कनेक्ट कर लेंगे तो 1,62,870 ऐसे याद हो जाएगा भी। ठीक है, कन्फ्यूजन भी मत होइएगा, भूल भी जाओगे ना दोस्तों तो याद रखिएगा यहाँ पे 1,62,870 है तो इसी का 1,62 इधर ले आना और ये 2 लाख के आसपास है। ऐसा भी थोड़ा करके आप ट्रिक करके याद रखेंगे तो आपको थोड़ा सी चीज़ें याद हो जाएगी। इसमें 8.66% के साथ ये क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ये 9.37% के साथ क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ग्रो हो रहा है मतलब बढ़ रहा है ना, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है इसमें। फिर देखिए थोड़ा सा उद्योग सेवा और विनिर्माण का, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको चीज़ें याद करवाना है, ये मेरा मेन टारगेट है। इसीलिए मैं क्या किया हूँ कि ये दोनों चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे करके इसमें लिया हूँ, इसलिए आप एक बार सुनते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखिए। आप तो इसको भली भांति जानते होंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इसमें क्या क्या आता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कृषि, पशुपालन, वन उद्योग, मछली तथा खनन तथा उत्खनन उद्योग, ये सभी इसमें आते हैं। जब ये प्राथमिक क्षेत्र पूछा जाए तब इसमें खनन उत्खनन को शामिल करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जब कृषि क्षेत्र पूछा जाए तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र में जो है खनन उत्खनन को माइनस कर देंगे जी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में आप फंस जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र पूछा जाए तभी खनन उत्खनन को शामिल करेंगे। अगर कृषि क्षेत्र पूछा जा रहा है तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र में जितना जो दिया है उसमें खनन उत्खनन को माइनस कर देंगे और वही खनन उत्खनन जो है उद्योग क्षेत्र में जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और द्वितीय क्षेत्र नॉर्मल अगर पूछा जाए, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगिता। इसमें देखिए द्वितीय क्षेत्र में खनन तथा उत्खनन अभी शामिल नहीं है, लेकिन उद्योग क्षेत्र पूछें, उद्योग बोला जाएगा तब इसमें खनन उत्खनन को शामिल करेंगे। द्वितीय क्षेत्र प्लस खनन उत्खनन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बार बार इसी जो दोनों चीज़ों को पूछा गया है, इसलिए आप इसको बहुत गहन तरीके से याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। मैं बोला प्राथमिक क्षेत्र में अगर पूछा जाए आपको, प्राथमिक क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो कृषि, पशुपालन, वन उद्योग, लट्ठे तो मछली पालन तथा खनन उत्खनन, ये पूरा पांचों चीज़ आएगा। प्राथमिक क्षेत्र बोला तब। लेकिन अगर आपको कृषि क्षेत्र बोला, अगर कृषि क्षेत्र पूछा तो प्राथमिक क्षेत्र में जितना रहेगा उसमें खनन उत्खनन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक हो गया। दूसरा द्वितीय क्षेत्र पूछा तो इसमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगिता ये शामिल रहेगा। लेकिन आपको जब भी वो उद्योग बोलेगा, उद्योग क्षेत्र, तो उसमें क्या होगा, खनन उत्खनन इसमें आके क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। बस इतना ही याद रखिए। सेवा क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है। सेवा क्षेत्र का अन्य नाम क्या है, तृतीय क्षेत्र है, जिसमें जो है पूरा पूरा इसमें दिया गया है। जैसे इसमें क्या क्या क्षेत्र आते हैं इसको देख लीजिए एक बार। व्यापार हो गया, होटल हो गया, जलपानगृह हो गया, परिवहन हो गया, रेलवे हो गया, परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, संचार हो गया, प्रसारण सेवा, वित्तीय सेवा, स्थावर संपदा, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल रहती है। जितना भी आप प्रकार की सेवाएं देंगे, लोक प्रशासन हो गया, ये सभी जो है इसमें शामिल रहता है। इसको पूछा गया है ना, एक बार बीच में याद रखिएगा लोक प्रशासन को। चलिए, तो ये था हमारा दोस्तों 2 महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको मैंने आपको पढ़ाया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ये हमारा यूट्यूब चैनल दोस्तों अजीत निराला के नाम पे आप सर्च करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। और इसमें जो है प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है करंट अफेयर के, और इसमें आप जाएंगे तो मैंने करंट अफेयर के जो है योजनाओं को इसमें कंप्लीट किया है। पूरा योजना मैंने पढ़ाया है इसमें। योजना को आप जाके एक बार देखिए, आप रिवीजन मोड पे देखिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट के 1-2 क्लास लिए हैं मैंने, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके आगामी सीजीपीएससी प्री के लिए या टीचर भर्ती के लिए। और ये 2 वीडियो जो है बहुत ज़्यादा मांग थी दोस्तों आप सभी मेरे भाई बहन की, कि सर मतलब जो है भैया हमको क्या चाहिए, थोड़ा बुक लिस्ट बता दीजिए और इसमें कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या है। इसमें मैंने गहन अध्ययन करके इसको बनाया है, जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो किया था। मैंने लगातार जो 5 बार जो प्री निकाला है, 5 बार मेंस दिया हूँ, तो ये मैं फॉलो करता था, ये अपना स्ट्रेटजी कैसे पढ़ना है। इस हिसाब से इन दोनों वीडियो को जाके आप ज़रूर देखिए, आपको बिल्कुल हेल्प होगा और निश्चित रूप से हेल्प होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और ये करंट अफेयर का वीडियो है, इसमें जो मैंने 3-4 क्लास ली हैं, आप उसको जाके देखिए, रिवीजन मोड पे देखिए, मोबाइल को चालू करके छोड़ दीजिए, आप एक बार सुनते जाइए, निश्चित तौर से डेफिनेटली आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अजीत निराला यूट्यूब चैनल को, और इससे आपको जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और मैं लगातार जो है करंट अफेयर के जो है कुछ कुछ डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहता हूं, तो आप भी वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपकी आगामी सीजीपीएससी प्री के लिए मैं बहुत ज़्यादा जो इसमें कंटेंट आपको डालूंगा, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और दीपावली का पर्व चल रहा है दोस्तों, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो आपको बना के दे दिया जाए, ताकि आपका पढ़ाई बिल्कुल रुके नहीं। आप सभी को शुभ दीपावली, आप सभी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।